स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पिछले काफी टाइम से दुनिया की हेडलाइंस में छाया हुआ है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की फोन कॉल से एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। अब क्या सच में एक पार्शियल सीज फायर होने का रास्ता खुल रहा है, या ये जो हॉकी गेम्स का इन्होंने जिक्र करा फोन कॉल में, उसका कनेक्शन क्या है? देखिए, पहले अगर हम प्रेजेंट फोन कॉल को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच ट्यूसडे को 90 मिनट की काफी डिटेल्ड बातचीत हुई, जिसमें सबसे पहले मुद्दा यूक्रेन वॉर का था। अब ट्रंप ने एक पार्शियल सीज फायर ब्रोकर करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने पूरी तरह से लड़ाई रोकने से इनकार कर दिया। अब इस कॉल के बाद रशिया ने 30 दिन के लिए यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओनली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उस पर अटैक्स ना करने का प्रॉमिस किया है, पर फुल ट्रूस से हाथ खींच लिया है। और फोन कॉल खत्म होने के बाद ही मॉस्को ने ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च कर दी, जिसने ग्राउंड पर काफी लोगों को शॉक दिया। पर फिर भी दोनों नेता प्रिजनर स्वैप का प्लान अनाउंस कर चुके हैं, जिसके तहत 175 लोगों को एक्सचेंज किया जाएगा और 23 सीरियसली इंजर्ड यूक्रेनियन सोल्जर्स को भी रशिया छोड़ने पर राजी हो गया है। पर पुतिन का कहना है कि भाई, अगर पूरा सीज फायर चाहिए तो यूक्रेन को फॉरेन मिलिट्री एड देना बंद करना होगा, जो वेस्ट के लिए अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब अगले राउंड की टॉक्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में होंगी, जहां यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो उसको लीड करेंगे। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ट्रंप और पुतिन ने यूएस रशिया के बीच हॉकी मैचेस करवाने का आइडिया भी डिस्कस करा, जिससे पता चलता है कि दोनों देश कुछ डिप्लोमेटिक थॉ की तरफ देख रहे हैं। चाहे सब कुछ अभी सेटल दूर दूर तक ना दिख रहा हो, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज कि व्हाई यूक्रेन इज बीइंग फॉट फॉर, और वो भी इतने वक्त से। क्यों यूक्रेन की लड़ाई आज भी नहीं रुक रही है? व्हाई ऑल दीज पावर्स आर इंटरेस्टेड इन यूक्रेन? तो आइए इस वीडियो से हम इस पूरे सिनेरियो का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जियोपॉलिटिकल स्टेक्स एक्सेट्रा समझते हैं, और ये सब इवेंट्स हमारे आगे कैसा फ्यूचर पेश कर सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन। देखिए, हिस्ट्री को हम 1991 से शुरू करते हैं। टाइमलाइन में पहला चैप्टर शुरू होता है सोवियत यूनियन के दौर से। यूएसएसआर के अंडर देखिए, यूक्रेन एक क्राउन जूल की तरह था, रिसोर्सेज और मिलिट्री पावर का हब हुआ करता था ये। अब यूक्रेन को उस वक्त के ऊपर यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था, क्योंकि यहां की जो जमीन है ना, वो बहुत फर्टाइल है और वहां पे खूब अनाज उगता है। सोवियत यूनियन के कितने ही कोल, आयरन और इंडस्ट्रियल आउटपुट का बड़ा हिस्सा उस वक्त के ऊपर यूक्रेन से आता था। सिर्फ खेती नहीं, हैवी इंडस्ट्री, मिलिट्री प्रोडक्शन में भी यूक्रेन आगे था। आज भी अगर आप आर्मी में सबसे बड़ा कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन देखो तो वो यूक्रेनियन प्लेन है। अब सोवियत आर्म्स इंडस्ट्री का सेंटर यूक्रेन ही था, और काफी न्यूक्लियर मिसाइल्स तक यूक्रेन की धरती पर तैनात भी थी। अगर आप इस टाइम फ्रेम में कल्चरली भी देखो तो रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री काफी जुड़ी हुई है। कीव को, जो यूक्रेन का ही शहर है, कीव को मदर ऑफ रशियन सिटीज माना जाता है, क्योंकि वहां से पुरानी जो स्लेविक सिविलाइजेशन है वो शुरू हुई। अब इसीलिए रशिया के लिए यूक्रेन कोई दूर देश नहीं है, बल्कि अपनी विरासत का ही हिस्सा है। सोवियत यूनियन के टाइम के ऊपर मॉस्को ने यूक्रेन को कभी अलग समझा ही नहीं है यार। एक तरह से यूक्रेन काफी हद तक रशिया का ही एक्सटेंशन था। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखो तो यूएसएसआर में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा रिपब्लिक था, और बहुत से टॉप कम्युनिस्ट लीडर जैसे कि निकिता क्रुशेव, लियोनार्ड ब्रेजनेव यूक्रेन से ही आते थे। अब इतनी इंपॉर्टेंस की वजह से ही कहते थे कि 1991 में जब यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस के लिए वोट किया तो यूएसएसआर टूट गया, क्योंकि बिना यूक्रेन के सोवियत यूनियन का वजूद ही नहीं रह सकता था। अब इसके बाद दोस्तों, 1991 के बाद जैसे ही इंडिपेंडेंस होती है तो एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है वेस्ट और रशिया के बीच यूक्रेन के लिए। अब 1991 में सोवियत यूनियन जैसे ही टूटा और यूक्रेन आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद सारा खेल शुरू हो गया। यूक्रेन किस साइड जाएगा? वेस्ट चाहता था कि वो यूरोप और यूएसए की तरफ रहे, और रशिया चाहता था कि वो मेरी तरफ रहे। अब यूएसएसआर टूटते ही वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को वेलकम करा, हेल्प और डिप्लोमेसी शुरू कर दी। दिसंबर 1994 में यूक्रेन ने अपने पास जो सोवियत से न्यूक्लियर वेपन्स मिले थे उनको त्याग दिया, और उसको एक मेमोरेंडम का नाम भी दिया गया, जिसको फेमसली बुडापेस्ट मेमोरेंडम बोलते हैं। अब ये एक डील थी जिसमें रशिया, यूएस और यूके ने वादा किया कि यूक्रेन की सोवरेनिटी और बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगे और कभी उसको मिलिट्री थ्रेट नहीं देंगे। अब आयरनिकली आगे चलकर इसी पॉइंट पे सबसे बड़ा बिट्रेयल महसूस किया गया, जब रशिया ने 2014 और 2022 में हमला किया। लेकिन उस समय यूक्रेन और वेस्ट में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। यूक्रेन ने शुरू के दौरान में नेटो से दूरी रखी, पर 1994 में ही नेटो के पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया, जिससे यूक्रेन रशिया को थोड़ा खटकने लगा। अब 1990s में रशिया कमजोर था और वेस्ट अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, तो यूक्रेन भी यूरोप के साथ ट्रेड और टाइज बढ़ाने लग गया।
डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई, लेकिन साथ साथ रशिया पर भी डिपेंडेंस स्पेशली एनर्जी के लिए वो उतना ही मेंटेन रहा। अब एक तरफ यूक्रेन अपनी पहचान नई तरीके से बनाना चाह रहा था, यूरोप के साथ इंटीग्रेट होना चाह रहा था, और दूसरी तरफ रशिया चाहता था कि यूक्रेन उसके बैकयार्ड में ही रहे। अब 1997 में यूक्रेन नाटो ऑफिशियल पार्टनरशिप साइन हुआ, जिसमें हर साल मिलकर बैठने की बात तय हुई। अब यह चीज मॉस्को को ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगी, पर उस वक्त रशिया इतना रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुई थी, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वेस्टर्न एनजीओज, मीडिया, बिजनेस यूक्रेन में अपना प्रेजेंस बनाने लगे। अब इसको लेकर रशिया के जो खुफिया दायरे हैं उनमें हमेशा से शक रहा कि भाई CIA वगैरह भी यूक्रेन को वेस्ट की तरफ धकेल रहे हैं। ये क्लेम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बाद में ये पता भी चला कि CIA यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेल को सीक्रेट ट्रेनिंग भी दे रहा था कि वो रशिया को कैसे टैकल करे। तो इन शॉर्ट 1991 के बाद के दौरान में यूक्रेन एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड जैसा बन गया था, जहां एक तरफ नेटो था और EU था, वो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ रशिया अपना असर लूज नहीं करना चाहता था। इसके बाद दोस्तों टाइमलाइन में अगला सीन आता है 2004 का, जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब 2004 में एक ड्रामेटिक इवेंट ने दुनिया की नजर यूक्रेन पे खींच ली। अब इस साल यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, जिसमें 2 कैंडिडेट थे। अब इसमें एक था विक्टर युशचेंको, जिसकी वेस्ट लीनिंग थी, और दूसरा था विक्टर यानुकोविच, जो प्रो रशिया था। इलेक्शन में काफी गड़बड़ हुई, एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड भी लगे। युशचेंको को कैंपेन के दौरान जहर देकर मारने तक की कोशिश की गई, जिससे उनका चेहरा भी बिगड़ गया था। अब बहुत लोगों ने इसमें रशियन एजेंसीज का हाथ माना, क्योंकि वो रशिया विरोधी स्टैंड ले रहा था। अब जैसे ही रिजल्ट आया तो पहले तो यानुकोविच जीत गया, पर लोग वहां पे मैदान पे उतर आए और ऑरेंज रेवोल्यूशन यहीं से शुरू हो गई। लाखों लोग जो कीव शहर है उसकी स्ट्रीट्स में ऑरेंज कलर पहन के शांति से प्रोटेस्ट करने लगे और डिमांड करने लगे कि इन इलेक्शंस को कैंसिल किया जाए। और रिवोल्ट से चमत्कार यह हुआ कि पब्लिक प्रेशर के चलते फिर से वहां पे इलेक्शंस हुए, और इस बार वेस्ट फ्रेंडली युशचेंको जीत गया। यह रशिया के लिए एक खौफनाक सिग्नल था। मॉस्को को लगा कि भाई वेस्ट की साजिश है रिजीम चेंज करने की, लेकिन इससे मॉस्को में अलार्म्स बेल बज गई। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुल्लम खुल्ला वेस्ट को ब्लेम किया कि भाई तुम लोग पोस्ट सोवियत देशों में अपने पपेट्स ला रहे हो। रशियन मीडिया ने इसको CIA का कलर रेवोल्यूशन फॉर्मूला बताया। अब उधर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने खुल के यूक्रेन के लोगों की डेमोक्रेसी के लिए तारीफ करी। अब इस मूवमेंट के बाद यूक्रेन क्लियरली 2 कैंप्स में बंट गया था। एक वेस्टर्न यूक्रेन जहां लोग EU और नाटो के सपने देख रहे थे, और दूसरा ईस्टर्न यूक्रेन जहां रशियन लैंग्वेज और एफिनिटी ज्यादा थी। अब ऑरेंज रेवोल्यूशन के बाद रशिया ने अपने पैसे और पावर से यूक्रेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तेज कर दी, लेकिन यूक्रेन की पॉलिटिक्स तब से पेंडुलम की तरह हिलने लग गई, जिसमें कभी हमें प्रो वेस्ट लीडर देखने को मिलता है और कभी प्रो रशिया। दोस्तों इसके बाद आता है साल 2008, जिसमें नेटो ने अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करी। देखिए 2008 तक आते आते नेटो और रशिया की टकरार खुल के सामने आने लगी थी। अप्रैल 2008 में नेटो समिट हुआ बुचारेस्ट में। यहां जॉर्ज W बुश, जो उस वक्त के ऊपर US प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जोर लगाया कि यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो मेंबरशिप का क्लियर रास्ता दिया जाए। अब ईस्टर्न यूरोप के नए नेटो मेंबर्स भी चाह रहे थे कि भाई यूक्रेन को वेलकम किया जाए, लेकिन इसको जर्मनी और फ्रांस जैसे नेशंस ने अपोज किया, क्योंकि उन्हें डर था कि रशिया भड़क जाएगा और उनका मेजर एनर्जी एक्सपोर्ट जो रशिया से आ रहा था वो वाया यूक्रेन ही आ रहा था। अब आखिरकार एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। नाटो ने फॉर्मल मेंबरशिप प्लान तो ऑफर नहीं किया, पर डिक्लेरेशन में लिख दिया कि यूक्रेन एंड जॉर्जिया विल बिकम मेंबर्स ऑफ नेटो वन डे। अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट था जो बस हवा में था, पर रशिया के लिए यह सबसे बुरी खबर थी। पुतिन उस मीटिंग में खुद थे और उन्होंने वहां सबके सामने बहुत कड़ी वार्निंग दी। पुतिन ने बुश को खुलेआम कहा कि यूक्रेन इज नॉट इवन अ रियल नेशन स्टेट, मतलब रशिया अब भी यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, अलग देश नहीं मानता। उसने यह भी साफ बोला कि अगर नेटो ने यूक्रेन को एक्सपैंड करने की कोशिश की तो रशिया इसको टॉलरेट नहीं करेगा, एंड दिस वाज बेसिकली अ रेड लाइन फ्रॉम पुतिन। अब मॉस्को का मानना था कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रशिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि इसके चलते हुए नेटो मिसाइल्स या बेसिस सीधा रशिया के बॉर्डर पे आ सकते हैं। अब इसी बीच दोस्तों अगस्त 2008 में रशिया ने जॉर्जिया में एक वॉर दिखा दिया कि ये मजाक नहीं है जो पुतिन वहां पे मीटिंग में बोल के गए थे। जॉर्जिया जो यूक्रेन की तरह ही नेटो ज्वाइन करना चाहता था, वहां पे रशिया ने आर्मी भेज दी। 2 प्रोविंसेस जिसमें कि साउथ ऑस्ट्रेशिया थी और उसके बाद अबखाजिया था, उन दोनों को रशिया ने वहां से अलग करवा दिया। अब एनालिस्ट कहते हैं कि नेटो की जो 2008 वाली मेंबरशिप की प्रॉमिस थी, उसने ही पुतिन को प्रवोक किया कि वो अपनी फोर्स का यूज करके दिखाए और सिग्नल दे कि अगर यूक्रेन भी ऐसी कोशिश करेगा तो उसका हाल भी ऐसा ही हो सकता है।
अब नेटो ऑफिशियली यूक्रेन को मेंबर बनाने में कॉशियस रहा, लेकिन डोर्स ओपन रखने की पॉलिसी ने रशिया के दिल में शक और गुस्सा बढ़ा दिया। इसके बाद आता है दोस्तों 2013 और 14 का सीन, जिसमें यूरोमैदान प्रोटेस्ट हुए। 2013 तक यूक्रेन की प्रेसिडेंसी फिर से एक प्रो रशियन आदमी विक्टर येंकोविच के हाथ में थी। वो 2010 में इलेक्शन जीत के आया था। अब वेस्ट थोड़ा कॉर्नर पे होने लगा, पर ईयू ने यूक्रेन को अपनी ऑर्बिट में लाने के लिए एसोसिएशन एग्रीमेंट ऑफर कर दिया, जिसमें ट्रेड और पॉलिटिकल एसोसिएशन के दो सेटअप थे। अब नवंबर 2013 में येंकोविच ने लास्ट मूवमेंट पर, जो ये एसोसिएशन एग्रीमेंट जब वो साइन करने जा रहा था, जो ईयू और यूक्रेन के बीच में था, उस डील को रिजेक्ट करके रशिया के साथ एक क्लोजर टाइज चूज कर लिए, क्योंकि पुतिन ने सस्ते गैस और लोन का लालच दे दिया था। बस फिर क्या था, यूक्रेन के लोग खास करके कीव में इस फैसले से क्रोधित हो गए। यूरो मैदान प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हजारों लोग कीव के मैदान, इंडिपेंडेंस स्क्वायर बोलते हैं उसको, उसमें शांति से धरना देने लगे और यूरोपियन फ्यूचर की मांग करने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस गेम में एंट्री मारता है। वेस्टर्न प्लेयर्स का गेम शुरू होता है। एनईडी, आईआरआई, एनडीआई, यूएस एड सब आ जाते हैं। सबसे पहले आती है एनईडी, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, एक यूएस फंडेड एनजीओ जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करता है। पर कौन से मुल्कों में और किस वजह से, यह हमेशा डिबेट का मुद्दा बना रहता है। यही एजेंसी बांग्लादेश में भी इन्वॉल्व थी। 2013-14 के दौरान एनईडी ने यूक्रेन में $3.4 मिलियन की फंडिंग की। दूसरी आती है चेस्नो, एक एंटी करप्शन एनजीओ जिसने येंकोविच के अलेज्ड $70 बिलियन के एम्बेजलमेंट को एक्सपोज करा। तीसरा आता है दोस्तों वही यूएसए का पैटर्न, मीडिया, ख्रोमैट्स्की टीवी। ये 2013 में लॉन्च हुआ और एनईडी सपोर्ट के साथ एक पावरफुल इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। यूरो मैदान के दौरान ये 2 मिलियन वीकली व्यूअर्स तक पहुंच गया था। 2 महीने तक प्रोटेस्ट मोस्टली पीसफुल रहा, लेकिन फिर फरवरी 2014 में सरकार ने क्रैकडाउन की कोशिश करी, गोलियां चलाई गई, एग्जैक्टली जैसा बांग्लादेश में हुआ। लगभग 100 लोग मारे गए। इस खून खराबे से हालात और बिगड़ गए और फाइनली फरवरी 21, 2014 को येंकोविच ने ऑपोजिशन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज साइन किया कि जल्दी से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। पर अगले ही दिन हालात ऐसे बन गए कि येंकोविच को रातों रात अपना महल छोड़ के रशिया भागना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे सीरिया का बशर अल असद भागा था। अब यूक्रेन में यह रेवोल्यूशन की जीत मानी गई। एक इंटरिम प्रो वेस्ट गवर्नमेंट पावर में आई, जिसने तुरंत अनाउंस किया कि यूक्रेन का भविष्य यूरोप के साथ ही है। अब मॉस्को ने इसको वेस्टर्न कू बोला, कहा कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस और पॉलिटिशियंस ने मिलकर वहां से येंकोविच को हटाया है। अब याद है उस टाइम यूएस की डिप्लोमेट विक्टोरिया न्यूलैंड प्रोटेस्ट साइड पे जाके कुकीज बांट रही थी। अब ये इमेज रशिया में बहुत चली, जिससे नरेट किया गया कि ये रेवोल्यूशन यूएसए द्वारा स्पॉन्सर्ड था। अब पुतिन के लिए ये सब बड़ा नाइटमेयर सच होता दिखाई दे रहा था। यूक्रेन अब पूरी तरह वेस्ट के कैंप में जाता नजर आ रहा था, तो रशिया ने तुरंत रिएक्शन दिया। एक कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू उसने क्रीमियन पेनिनसुला पे अपना कब्जा कर लिया। फरवरी मार्च 2014 में लिटिल ग्रीन मैन, ये रशियन सोल्जर्स ही थे जिनके कंधों के ऊपर इंसिग्निया नहीं था, तो उन्होंने क्रीमिया, जो यूक्रेन का ही हिस्सा था पर वहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो रशियंस की थी, उसको टेक ओवर कर लिया। मार्च 16 को क्रीमिया में एक रेफरेंडम करवाया गया रशियन कंट्रोल में, जिसमें ऑफिशियली दिखाया गया कि लोग रशिया ज्वाइन करना चाहते हैं। हालांकि ये वोट इलीगल था, गन पॉइंट पे था, लेकिन विद इन डेज पुतिन ने क्रीमिया को फॉर्मली रशिया में अनेक्स कर लिया। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि भाई ये इलीगल है, ये इलेजिटिमेट है, पर ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई और पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप का कोई भी बॉर्डर फोर्स से बदला गया। मॉस्को जस्टिफाई करने लगा कि भाई क्रीमिया लेना जरूरी था क्योंकि वहां रशियन लोग खतरे में थे और नेटो का उनको थ्रेट था। अब ये आर्ग्यूमेंट आगे जाके हर अग्रेशन के लिए रशिया ने यूज किया कि रशिया अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी अनेक्सेशन कर रहा। क्रीमिया के बाद भी पुतिन यही नहीं रुका। अप्रैल 2014 से रशिया ने यूक्रेन के ईस्ट, जो कि डॉनबास रीजन आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, वहां पे भी आग लगा दी। डोनेस्क और लुहांस्क रीजन्स में प्रो रशिया सेपरेटिस्ट मिलिशियाज खड़े करे गए, जिन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिए। अब यह सब रशिया के डायरेक्ट सपोर्ट से हो रहा था। उनको वेपन्स, फाइटर्स, फंडिंग सब मिल रहा था मॉस्को से। यूक्रेन की आर्मी ने रिटेलिएट किया, सिविल वॉर जैसा माहौल बन गया और 2014 से 2021 तक डॉनबास रीजन में फाइटिंग चलती रही, कभी इंटेंस, कभी सीज फायर, बट इट वाज कंटिन्यूइंग। अब मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 नाम के पीस एग्रीमेंट्स हुए 2014-15 में, जिसे टेम्परेरी शांति हुई, पर कोई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। 2021 तक आते आते इस वॉर में लगभग 14,000 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें से 1/4 सिविलियंस हैं दोस्तों, और डॉनबास का एक हिस्सा यूक्रेन के कंट्रोल से बाहर भी चला गया है। अब यूक्रेन ऑफिशियली अब भी नॉन नेटो था, पर उसने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग और वेपन्स लेना शुरू कर दिया था अपने डिफेंस के लिए।
अब अमेरिका, यूके, पोलैंड जैसे देश 2015 के बाद से ही यूक्रेन की फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे। अब कई रिपोर्ट्स में यह भी बोला गया कि सीआईए ने स्पेशल फोर्सेस को बाहरी इन्वेजन के लिए ट्रेन किया। अब रशिया उस वक्त के ऊपर इन सारे ईयर्स में एक नजदीक से देख रहा था कि भाई यूक्रेन फिर से धीरे धीरे वेस्ट के साथ मिलिट्री ट्राइज बढ़ा रहा है और हो सकता है कि कल को जाके वो नेटो मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, क्योंकि नेटो मेंबरशिप का सब कुछ पूरा हो चुका था, बस अब एक फॉर्मल स्टेम बाकी थी। अब इसी डर से साल 2022 आते आते रशिया एक फुल स्केल इन्वेजन प्लान करता है। तो हमारी अगली कहानी का किस्सा भी साल 2021 और 22 के ऊपर बेस्ड है। तो पूरा साल 2021 में रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पे बहुत बड़े स्केल पे आर्मी बिल्डअप शुरू कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहा था कि टैंक्स, आर्टिलरी, 1 लाख प्लस से ज्यादा के सोल्जर्स यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने की तैयारी कर रहे थे। दिसंबर 2021 में पुतिन ने डिमांड किया कि नेटो ऑफिशियली गारंटी दे कि यूक्रेन कभी नेटो मेंबर नहीं बनेगा और ईस्टर्न यूरोप से अपने फोर्सेस को वापस ले ले। अब ये जो उसके सिक्योरिटी एश्योरेंसेस की मांग थी, यूएस एंड यूरोप ने इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि यूक्रेन जैसे सॉवरेन देश को अपना अलायंस चूज करने का खुद हक है, उसकी मर्जी, वो जहां पे मर्जी जिसको मर्जी चूज करे, और नेटो ओपन डोर पॉलिसी बंद नहीं करेगा। अब यही वो मूवमेंट था दोस्तों जहां पे इन दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स जो थी वो फेल हो गए और फाइनली आया 24 फरवरी 2022 का दिन। पुतिन फाइनली डिड व्हाट ही हैड बीन थ्रेटनिंग फॉर। रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया। अब सुबह सुबह कीव में मिसाइल्स की बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। रशिया के जो टैंक्स थे वो नॉर्थ से बेलारूस के थ्रू, ईस्टर्न पार्ट से डॉनबास के जरिए और साउथ से क्रीमिया के जरिए यूक्रेन में घुस गए। अब पुतिन ने इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोला, कह के कि गोल है कि हम यूक्रेन को डीनाजीफाई करना चाहते हैं और नेटो एक्सपेंशन को रशिया के एकदम बॉर्डर्स के ऊपर से रोकना चाहते हैं। यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। रशिया शायद सोच रहा था कि कुछ दिन में गवर्नमेंट वहां की गिर जाएगी और उन्होंने कीव पर अर्ली ब्लिट्स की कोशिश भी करी इसीलिए, पर यूक्रेन ने जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो 2019 में इलेक्ट हुआ था एज अ पॉलिटिकल न्यूकमर, उसने हार नहीं मानी, बल्कि दुनिया भर में उसने सपोर्ट की अपील शुरू कर दी। यूएसए और यूरोप ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हेवी सैंक्शंस ऑन रशिया, बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई होने शुरू हो गए। अब जर्मनी जैसे देश ने अपनी डिकेड्स ओल्ड पॉलिसी चेंज करके आर्म्स भेजना भी शुरू कर दिया। नेटो के सारे मेंबर्स एक तरह से प्रॉक्सी वॉर में खुद कूद गए। ऑल्दो ऑफिशियली नेटो सोल्जर्स ग्राउंड पर नहीं उतरे, पर सब नेटो नेशंस ने यूक्रेन को, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फिर वो वेपन्स की सपोर्ट हो, वो डेफिनेटली दी। अब जंग के पहले ही महीने में रशिया को कीव के पास से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन ने उनके एडवांस को रोक दिया और यह भी बोला जाता है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी, हैकिंग, सबने मिलकर यूक्रेन को हेल्प किया। अब वॉर लंबा खिंच गया। डॉनबास और साउथ में रशियन फोर्सेस अभी भी अंदर थे, पर यूक्रेन को भी वेस्ट से फुल सपोर्ट मिल रहा था। यह कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ यूक्रेन रशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूएसए वर्सेस रशिया का इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बन गया था, जहां एक तरफ वेस्टर्न अलायंस यूक्रेन को हर तरफ से हेल्प कर रहा था और दूसरी तरफ रशिया कह रहा था कि वेस्ट एक्चुअली रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा है, यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रख के। अब इस वॉर ने पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गया क्योंकि रशिया ने गैस सप्लाई काट दी, और पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस थी क्योंकि यूक्रेन रशिया ग्रेन एक्सपोर्ट बंद हो गए थे और एक नए कोल्ड वॉर जैसा एनवायरनमेंट भी बन गया था। 2022-23 के दौरान बहुत सारे क्रिटिकल मूवमेंट्स आए। रशियन एट्रोसिटीज जैसे कि बूचा मैसेकर देखने को मिला। उसके बाद नेटो और इन्वॉल्व हुआ, मॉडर्न टैंक्स, एयर डिफेंस यूक्रेन को दिए गए। फिनलैंड, स्वीडन भी डर के नेटो ज्वाइन कर लिए। और मीनवाइल पुतिन ओकेजनली न्यूक्लियर थ्रेट्स भी देते रहे टू स्केयर द वेस्ट। अब किसी भी साइड ने गिव अप नहीं किया क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अभी भी जो ये 30 डे सीज फायर दोनों ने अग्री किया है, वो कब तक चलेगा ये देखने लायक होगा। लेकिन इस प्रेडिक्शन को देखने के लिए कि ये सीज फायर कब तक चलेगा एंड व्हाई यूक्रेन इज इंपॉर्टेंट, क्यों इतने जियोपॉलिटिकल स्टेक्स हैं, तो हमें हर एक कंट्री के एस्पेक्ट को, उसके माइंड गेम्स को समझना होगा। हम कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल स्टेक्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला प्लेयर है दोस्तों रशिया। देखिए, यूक्रेन रशिया के लिए दिल के करीब है और स्ट्रैटेजिकली भी। एक तो यूक्रेन बफर जोन है रशिया और नेटो के बीच में। अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो वेस्टर्न मिलिट्री डायरेक्ट रशिया के बॉर्डर पर आ जाएगी और ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए रेड लाइन होगा। दूसरा, यूक्रेन की जमीन और रिसोर्सेज बहुत वैल्यूएबल हैं। यहां पे वीट, कॉर्न, मेटल्स, मिनरल्स, और ये यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहलाता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यूक्रेन के पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी हैं और वो रशिया के गैस पाइपलाइंस का रास्ता भी है जिसके जरिए रशिया ईयू को एनर्जी का एक्सपोर्ट करता है। अब रशिया हरगिज नहीं चाहेगा कि यूक्रेन को ये रिसोर्सेज वेस्ट के कंट्रोल में चले जाएं या वो खुद रशिया के अगेंस्ट ही यूज होने लग जाएं।
तीसरा दोस्तों मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है। सोवियत एरा के बहुत डिफेंस इंडस्ट्रीज यूक्रेन में है, एरोस्पेस, मिसाइल्स एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक का जो सबसे बड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया, आर्मी का ट्रांसपोर्ट का प्लेन है जो, वो यूक्रेनियन प्लेन ही है। अब रशिया नहीं चाहता कि ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी वेस्टर्न हैंड्स में चली जाए और यूक्रेन वेस्टर्न वेपन से इतना स्ट्रांग हो जाए कि कल को रशिया को ही चैलेंज कर दे। और फिर कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं ही, पुतिन खुद भी बोल चुके हैं कि यूएसएसआर का टूटना 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफे थी। अब यूक्रेन को अपने स्फीयर से लूज करना रशिया के लिए अपने इतिहास और प्राइड दोनों को लूज करने जैसा होगा। बड़ी बात यह भी है कि रशिया ने इस वॉर में ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया है, बहुत कुर्बानियां भी दे दी हैं। 2023 में रशिया ने अपना डिफेंस बजट डबल करके $100 बिलियन से ऊपर तक ले गया था वो, और सैंक्शंस की वजह से उसकी इकोनॉमी साइड बाय साइड क्रिपल भी कर रही थी। पर फिर भी पुतिन के लिए ये वॉर एग्जिस्टेंशियल बन गई थी, इस वजह से उन्होंने डिफेंस बजट को डबल करा था। अगर वो पीछे हटा तो ना सिर्फ उसका इंटरनेशनल स्टेचर खत्म होगा, बल्कि शायद रिजीम चेंज का भी खतरा हो सकता है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरी कंट्री आती है यूएसए। अमेरिका ओपनली कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लेकिन इसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। सबसे पहले तो यूएसए को यह मौका मिला है कि वो रशिया को वीक कर दे विदाउट एनी डायरेक्टली अपने सोल्जर्स भेजे हुए। अब बाइडेन ने एक तरह से ब्लैंक चेक दिया था यूक्रेन को, ओवर $100 बिलियन की एड मिली थी, जिसमें वेपन्स थे, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी। और एक रीजन ये भी है दोस्तों कि रशिया कोल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका का राइवल रहा है, तो यूक्रेन में उसको हराना मींस वन लेस एडवर्सरी भी होगा। दूसरा दोस्तों यूएसए के आर्म्स इंडस्ट्री के लिए भी ये वॉर बूम जैसा है। जितने वेपन्स यूक्रेन भेजे जा रहे हैं उनकी जगह नए ऑर्डर लग रहे हैं, मिसाइल्स, टैंक्स, शेल्स, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट। तीसरा हिडन इकोनॉमिक एजेंडा भी है दोस्तों। यूक्रेन के पास बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स और माइनिंग पोटेंशियल है, जैसे कि लिथियम। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक मिनरल्स डील की बात भी चल रही है, जिसे यूक्रेनियन मिनरल्स बिकेंगे और ज्वाइंट फंड भी बनेगा जिसका नाम होगा यूएस यूक्रेन ज्वाइंट फंड, ताकि इससे यूएस को भी फायदा मिले और वो कंटिन्यूअसली यूक्रेन को अपनी सपोर्ट देता रहे। अब ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भाई ये यूक्रेन के लिए इसमें कुछ नहीं है, अमेरिका कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए ही इस गेम को चला रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइडेन के टाइम पे भी उसका जो बेटा था हंटर बाइडेन, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स करता हुआ यूक्रेन में दिखा था, है ना। और प्रेजेंट रिजीम भी अगर आप देखो तो रीबिल्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसोर्सेज का एक्सेस वगैरह पर उनकी नजर है। तो ओवरऑल यूएस चाहता है कि रशिया को यहां चेक करके चाइना को भी एक सिग्नल भेजा जाए, ताकि वो कल को जाके यूएस के खिलाफ एग्रेशन ना करे। पर यूएस को भी खतरा उठाना पड़ रहा है, न्यूक्लियर वॉर का रिस्क है और इतना पैसा और वेपन्स खर्च हो रहे हैं जिससे कुछ यूएस पॉलिटिशियंस अब उसे अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आज की डेट में यूएसए को लेकर है वो है अमेरिका की पॉलिसी का 180 डिग्री टर्न, एंड स्पेशली अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जो यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने पर जब 2022 में वो पावर में नहीं थे, तो वो कह रहे थे कि भाई ये यूक्रेन वाला प्रॉब्लम ये यूरोप का प्रॉब्लम है, और अपने इलेक्शन रैलीज में बोलते थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो 24 घंटे में वॉर को खत्म कर देता। पर 2024 के यूएस इलेक्शंस के बाद ट्रंप वापस व्हाइट हाउस आए और आते ही उन्होंने यूक्रेन वॉर को डिफरेंटली हैंडल करना शुरू कर दिया। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरे दम से यूक्रेन को आर्म्स दे रही थी, पर ट्रंप ने आते ही एकदम से ब्रेक लगा दिया। उन्होंने काफी हद तक यूक्रेन को फोर्स करा कि भाई आप लोग पीस टॉक के लिए जाइए एंड यूज बाय यूजिंग स्पेशली अमेरिकाज लेवरेज। अब ऐसे में अगर हम ट्रंप के सडन एक्टिविज्म के रीजन को देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक तो देखो उनका अमेरिका फर्स्ट स्टैंड है, उन्हें ये एक्सपेंसिव वॉर जल्द खत्म करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूएस टैक्सपेयर का जो पैसा है वो और जाए और उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी अमेरिका में कम हो जाए। और अगर वो पीस ले आते हैं तो वैसे भी ट्रंप हीरो बन जाएंगे। दूसरा, ट्रंप अपने आप को मास्टर नेगोशिएटर दिखाना चाहते हैं। अगर आप कीनली ऑब्जर्व करो तो 2020 तक के टर्म में उन्होंने कोई बड़ा फॉरेन पॉलिसी विन नहीं हासिल किया था, जिसको वो हासिल करना चाहते थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के टॉक्स को उन्होंने इनिशिएट किया था, लेकिन वो हासिल नहीं हुए। अफगानिस्तान विड्रॉल भी बाद में ही हुआ और वो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाके करा। तो अब वो शायद सोचते हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म करवा के ये उनकी लेगेसी का एक नोबेल प्राइज मूवमेंट हो सकता है। तीसरा, ट्रंप हिस्टोरिकली वॉर्स अवॉइड करने में बिलीव रखते हैं, वो एक प्योर बिजनेसमैन है। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने अपने टर्म में कोई नया वॉर स्टार्ट भी नहीं किया है। अब यूक्रेनियन प्रेस के एनालिसिस के मुताबिक ट्रंप प्रिंसिपल में वॉर्स पसंद नहीं करता और उसकी फिलॉसफी है डील्स की, और इसीलिए उन्होंने जैसे ही चांस मिला तो सबको टेबल पर लाने की कोशिश करी। अब इसके लिए अगर हम यूएस फॉरेन पॉलिसी के इंप्लीकेशंस को देखें तो ये देखो, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। डिकेड ओल्ड पॉलिसी जो यूएस की चलती आ रही है उसमें क्लियर कट शिफ्ट दिख रहा है। अमेरिका देखो ट्रेडिशनली अपने अलाइज को ब्लैंक चेक देता है जब तक उनका काम निकलता रहे, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करो, कोल्ड वॉर की बात करो। लेकिन यहां पे ट्रंप ने एक तरह से अलाई को फोर्स करा कि वो यूएस के टर्म्स पे आए, स्पेशली उसको प्रेशराइज करके और उससे सपोर्ट को विड्रॉ करके।
अब इससे कुछ वेस्टर्न अलाइज को टेंशन है कि यूएस रिलायबल पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा। अब आज अगर यूक्रेन को फोर्स किया है तो शायद कल को ताइवान या नेटो के किसी भी अलाई को वो फोर्स कर सकता है। अगर ट्रंप की डील मेकिंग को कोई चीज सूट नहीं करेगी तो दे हैव टू सकम टू ट्रम्प्स प्रेशर। अब यूरोप में भी ये डर है कि अगर यूएस से हट गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने से तो रशिया उन पे हावी हो जाएगा और यूक्रेन को अनफेवरेबल पीस मंजूर करना पड़ेगा। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कैलकुलेशन करके चल रही है कि रशिया से एंगेज करके उसको पैसिफाई करो और फोकस चाइना पे करो, क्योंकि यूएस एक टाइम पे दो राइवल सुपर पावर से पूरा पंगा नहीं लेना चाहता। तो इस वजह से आप रशिया के साथ एक डील मेकिंग करो एंड पूरे का पूरा फोकस आप चाइना पे कर दीजिए। इसी वजह से जो यूएस है उसने अपने यूरोपियन फंड्स में से भी पैसा कट करके जो इंडो पैसिफिक रीजन के फंड्स है उसका जो फंडिंग का पैसा है उसको डबल कर दिया रिसेंटली। सो दैट्स ऑल्सो बिग सिग्नल फॉर अस। अब इसके बाद दोस्तों अगले जियोपॉलिटिकल स्टेक होल्डर को समझते हैं जो है यूरोप। देखिए यूरोप के लिए यूक्रेन वॉर एकदम घर के पास का क्राइसिस है। यूरोपियन यूनियन अपने आप को शांति का प्रोजेक्ट मानता है, तो रशिया का यह हमला पूरे यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर को चैलेंज करता है। अब यूरोप की कोशिश है कि रशिया को रोका जाए ताकि आगे जाके वो नेटो या ईयू मेंबर्स पर, जैसे कि बाल्टिक स्टेट्स हैं या पोलैंड है, उनके ऊपर ना वो अपनी नजर गड़ा ले। अब इकोनॉमिक स्टेक भी बहुत बड़ा है क्योंकि वॉर से पहले यूरोप रशियन एनर्जी जो गैस और ऑयल पर हाईली डिपेंडेंट था, स्पेशली जर्मनी की बात करो या इटली की बात करो, वो रशिया की जो गैस है उसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे। अब 2022 में जब वॉर शुरू हुआ तो रशिया ने अपनी गैस को वेपनाइज करके उसकी सप्लाई बंद कर दी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को खराब कर दिया। अब इससे यूरोप में एनर्जी का क्राइसिस आ गया। पर फिर यूरोप ने दूसरे सोर्स जैसे कि एलएनजीज है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मिडिल ईस्ट की तरफ भी रुख मोड़ा, तो उससे अपने आप को मैनेज कर लिया। लेकिन रशिया ने अपना यूरोप का गैस मार्केट जो था वो लार्जली लूज कर दिया, जो उसके लिए भी नुकसान है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो सैंक्शंस की वजह से ऑलरेडी डाउन चल रही थी। दूसरा, उसने अपना डिफेंस का बजट भी बढ़ा दिया था और यूरोप के लिए भी एक पेनफुल ट्रांजिशन रही थी। तो यूरोप ने यूक्रेन को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करा। ईयू ने बिलियंस ऑफ यूरोस की एड दी, रिफ्यूजी क्राइसिस हैंडल किया, 6 मिलियन यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को यूरोप में शरण भी दी गई। यूरोपियन इकोनॉमीज भी इफेक्ट हुई, हाई इन्फ्लेशन हुई, वहां पे स्लो ग्रोथ हुई। लेकिन फिर भी यूरोपियन लीडर्स, स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप के हैं, वो बोलते हैं कि वी मस्ट नॉट लेट रशिया विन। अब ऐसे में आप इनकी एक और भी साइकोलॉजी को एनालाइज करो। जब इन लोगों ने यूएसए के पीछे लग के, वो था तो इन द एंड नेटो का अलायंस ही, अब नेटो के अलायंस के पीछे लग के इन्होंने अपनी एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज करा, एनर्जी को चैनलाइज करा, और अब जब उनमें सुलह की बात आई कि यूक्रेन एंड रशिया के पीस टॉक्स की बात आई तो इन बेचारों को साइडलाइन किया जा रहा है। अब अगर आज पुतिन सक्सेसफुल हुआ यूक्रेन लेने में तो कल को और डिक्टेटर्स फोर्स यूज करके बॉर्डर्स चेंज करेंगे। प्लस यूरोप लिटरली यूक्रेन का नेबर है, वहां इंस्टेबिलिटी, एक अग्रेसर रशिया का बॉर्डर पे रहना, ये सब उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक हंगरी के लीडर थोड़े फ्रेंडली है मॉस्को से, बट ओवरऑल ईयू यूनिटी रशिया के खिलाफ ही है। अब अगला जियोपॉलिटिकल स्टेक होल्डर है चाइना। देखिए, चाइना थोड़ा इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑफिशियली न्यूट्रल खेल रहा है, पर उसका भी बहुत कुछ दांव पे है। चाइना रशिया अलायंस पिछले कुछ सालों में स्ट्रांग हुआ है एज अ काउंटर टू वेस्ट। अब चाइना ने रशिया को डिप्लोमेटिकली कवर किया, यूएन वोट्स में रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करा, ब्लेम करा नेटो एक्सपेंशन को। अब इकोनॉमिकली तो चाइना इस वॉर का फायदा उठा रहा है, रशिया से डर्ट चीप तेल ले रहा है, गैस ले रहा है, कोयला खरीद रहा है, क्योंकि रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस हैं। अब इसमें चाइना को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में फायदा हुआ और रशिया को लाइफलाइन मिल गई। अब भारत भी यही कर रहा है, जैसे कि हम रूपी रूबल ट्रेड करके रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अब चाइना क्वाइटली देख रहा है कि यूएस और यूरोप का फोकस और रिसोर्सेज रशिया पर डाइवर्ट हो गए हैं, तो इंडो पैसिफिक पे उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी मिल गया है। अब बीजिंग के लिए एक और एंगल है कि वो देखना चाहता है कि वेस्टर्न यूनिटी कितनी देर तक टिकती है और रशिया कितना सस्टेन कर पाता है। ताइवान के मुद्दे पर भी चाइना को यह वॉर एक टेस्ट केस जैसा लगता है कि अगर रशिया जीत गया या वेस्ट थक के कॉम्प्रोमाइज कर ले तो चाइना एनकरेज होगा कि ताइवान के ऊपर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें आगे अपना क्या स्टैंड लेना है। चाइना ने एक 12 पॉइंट पीस प्लान भी प्रपोज करा, फरवरी 2023 के आसपास की ये बात है, जिसमें सीज फायर और टॉक्स की बात थी, क्योंकि वो ग्लोबल स्टेट्समैन बनना चाहता था। लेकिन अंदर की बात, चाइना चाहता है कि रशिया बिखर ना जाए, वरना नेक्स्ट टारगेट वेस्ट का खुद चाइना ही होगा। अब अगर हम इसको समराइज करें तो चाइना इस वॉर में छुपकर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सर्व कर रहा है, चीप कमोडिटीज ले रहा है और वेट कर रहा है ये देखने के लिए कि यूएस लेड ऑर्डर की क्या कमजोरियां एक्सपोज होती हैं। अब अगर ये वॉर लंबा चला तो चाइना दोनों साइड्स को वीक होते हुए देख सकता है, रशिया भी कमजोर होगा, नेटो कंट्रीज का जो एम्यूनेशन का स्टॉक है वो भी खत्म हो रहा है। सो चाइना का स्टेक है वॉर को लंबे टाइम तक चलने देना, बिना एक साइड जीते, एक तरह से नीदर पीस नॉर फुल वॉर, जस्ट ड्रैग ऑन, जिससे यूएस का फोकस भी बिखरा रहेगा। लास्ट में दोस्तों अगर हम कंक्लूड करें तो ये पूरी टाइमलाइन और पावर गेम देखकर समझ आता है कि यूक्रेन का मुद्दा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं। इस छोटे से देश में इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट टकरा रहे हैं, जहां पे रशिया अपनी सिक्योरिटी और आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है,
वेस्ट अपने प्रिंसिपल्स और पावर बैलेंस के लिए लड़ रहा है, और बीच में नए प्लेयर जैसे सऊदी है, चाइना है, अपना अपना रोल बढ़ा रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो हाँ, पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो हम और आप जैसों की नज़रों से कई बार ओझल रहता है, चाहे वो सीक्रेट एजेंसीज की हेल्प हो या कॉर्पोरेट फायदों की डील हो या पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि ये यूक्रेन का ग्रेट गेम क्या रंग लाता है। यूक्रेन के लोगों ने अनइमेजिनेबल सफरिंग झेली है। अब दुनिया को उम्मीद है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए, लेकिन पीस इतना आसान नहीं होगा। हर किसी की अपनी जियोपॉलिटिक्स की किताब है जिसमें वो जीत के अलग चैप्टर लिखना चाहते हैं। अब इस पूरी कहानी से यह सबक मिलता है दोस्तों कि हेडलाइंस के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ राजनीतिक चाल जरूर छुपी होती है। यूक्रेन का संकट एक केस स्टडी है कि कैसे दुनिया की सुपर पावर्स अपने इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए छोटे देशों को चेस बोर्ड की तरह यूज करती हैं। अब इसके बाद अगर एक हम मेजर प्लेयर देखें जिसकी रीसेंट एंट्री हुई, दैट इज सऊदी अरेबिया। अगर आपको सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट या एकदम से सऊदी अरेबिया क्यों टॉक्स को मीडिएट कर रहा है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया एट प्रेजेंट अगर सक्सेसफुल हो गया इस पीस डील को साइन करवाने में, तो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट तो आप कमेंट्स में बताइएगा, विल रिसर्च अबाउट इट एंड विल मेक अ वीडियो ऑन इट। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।